कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम आज करेंगे आज की क्विज का डिस्कशन। आज है 26 जुलाई की ये जो क्विज है ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। आप लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। और साथ में अगर आप UPPCL TG2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आके आप वेबसाइट में यहाँ पर एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन नाउ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है चल लौह प्रकार का उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। चल लौह प्रकार के उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। पैमाना का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। पैमाना का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने कभी जैसे मोटरसाइकिल का अगर इंडिकेटर देखा होगा तो जैसे ये मीटर है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, तो इसको बोलते हैं समान, मतलब यूनिफॉर्म। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इंडिकेटर। और अनयूनिफॉर्म इंडिकेटर क्या होगा कि 0 यहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होगा और 40 और भी दूर होगा। मतलब यहाँ पे जो एक दूसरे के बीच की जो जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगी, ये सेम नहीं रहती है। उसका कारण ये है कि लौह चल मूविंग आयरन का असमान क्यों होता है, क्योंकि इसका जो विचलन का जो बल है वो प्रोपोर्शनल टू होता है I² के। यानी कि अगर इसमें मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें बल मान लो 1 न्यूटन का लग रहा है, तो अगर 2 एम्पियर का फ्लो होगा तो इसमें बल कितने का लगेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 न्यूटन का। तो इसलिए क्या है कि ये जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो विचलन धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए पैमाना असमान होता है। अच्छा ये बताओ PMMC का आपको याद है। PMMC में क्या होता है, जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अब प्रोपोर्शनल टू करंट है तो इसका पैमाना कैसा होगा, समान। ठीक है, समान। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के फोर्सेस जो होते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। एक कोई भी जो एक मापक उपकरण होता है या मेजरिंग इक्विपमेंट होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। या पढ़ लेते हैं कि संकेतक उपकरण पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने में किस बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें अब ये इसके लिए मैंने बताया कि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो मापक यंत्र में कौन कौन से बल लगते हैं इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर इससे कोई सवाल आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो 3 टाइप के जो बल होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। पहला होता है विक्षेपण बल, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। दूसरा होता है नियंत्रक बल, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। तीसरा होता है अपमंदन बल, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब ये तीनों जो आपके जो बल हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं। मैं यहीं पे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो सबसे पहले देखते हैं विक्षेपण बल। विक्षेपण बल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, और इसमें एक ये सुई लगी है। तो जब इसमें मान लो ये इंस्ट्रूमेंट का ये जो इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम मान लो एक कनेक्ट करते हैं, मान लो किसी चीज़ से कोई इक्विपमेंट से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो इस सुई को जो हिलाने के लिए, मतलब इस सुई को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं विक्षेपण बल। विक्षेपण बल या डिफ्लेक्शन फोर्स। मतलब डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिलाना, इसका मतलब होता है अपनी जगह से मूव करना या अपनी जगह से हिलाना। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया कि विक्षेपण बल क्या होते हैं। अब ये कई तरीके के विक्षेपण बल होते हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। तो कई तरीके में देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है, आपका ये जो विक्षेपण बल जो है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, और ये आपके केमिकल फोर्स, हीटिंग इफेक्ट, ये 4 तरीके के या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कि ये जो मेन फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं मेन फोर्स, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो सुई वो है हिलती है, अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपनी जगह पे जाती है। अब आते हैं अगले बल पर। विक्षेपण बल ये हो गया। आपसे सीधा ये सही प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल, ये इसको बोलेंगे पॉइंटर को अपनी जगह से हिलाने के लिए या पहली रीडिंग देने के लिए उपयोग होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए विक्षेपण बल।
अब आते हैं अगले बल्ब के ऊपर। तो जो हमारा अगला बल है नियंत्रक बल। अच्छा एक दोस्तों एक बात बताओ आप कि जब जैसे मान लो ये आपकी मोटरसाइकिल है और अगर आपने इसको चलाना तो सीख गए, लेकिन अगर इसमें ब्रेक लगाना नहीं आता है कि इसमें ब्रेक कैसे लगेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि जब चलाने से पहले ब्रेक लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप ठोक दोगे। तो इसी तरीके से जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये रीडिंग बताता है, तो विक्षेपण बल जो डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो तो यहाँ से लग गया, ठीक है। दूसरा फोर्स है ना, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स यानी कि नियंत्रक का तो आपको पता होगा, नियंत्रक का मतलब नियंत्रण करना। अगर ये कंट्रोलिंग फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या है कि पॉइंटर जो है आपका वो रुकेगा ही नहीं, वो तो भागता चला जाएगा। तो इसके लिए नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका जो पॉइंटर यहाँ से विक्षेपण बल की वजह से हिला है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें रोकने में देखो क्या होते हैं कि दो टाइप के इसमें जो है कंट्रोलिंग फोर्स जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी का मतलब, स्प्रिंग का तो मतलब पता ही है आपको, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल। और ग्रेविटी का मतलब होता है कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, उससे कंट्रोल आपको इसको करना है, ठीक है। उससे आपको इसको गुरुत्वाकर्षण बल से आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब जो स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है, स्प्रिंग कंट्रोल में जो होती है आपकी दो स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या है, इसमें दो स्प्रिंग लगी होती हैं, और दो स्प्रिंग कौन से धातु की लगी होती हैं, ये होती है, तो स्प्रिंग कंट्रोल इसमें लगी होती है, आपने दो धातु की लगी होती है। एक होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज और दूसरी होती है बेरिलियम, तो बेरिलियम कॉपर। तो अब ये दो धातु की आपसे पूछ सकता है कि स्प्रिंग कंट्रोल के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज और बेरिलियम कॉपर, ये दो धातु हैं जिनका हम स्प्रिंग कंट्रोल में यूज करते हैं। आपने दोस्तों वो वाली बचपन में आपने वो देखी होगी कि एक चाबी वाली गाड़ी होती थी, उसमें क्या होती थी कि ऐसी एक स्प्रिंग लगी होती थी, स्पाइरल जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे वो ऐसी यहाँ पे लगी होती है, जो क्या करती है कि जब यहाँ से ज़्यादा अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये स्प्रिंग यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्प्रिंग से कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो कंट्रोल करते हैं वो हम करते हैं गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि उससे हम क्या करते हैं, एक भार लटका देते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से, और वो क्या है कि जब ज़्यादा इधर को जाता है तो उसके वजन की वजह से वो रुकने की कोशिश करता है अपने भार के कारण, ठीक है। तो लेकिन बस ये इसमें एक दिक्कत ये है, आप ये याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमेशा सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही यूज कर सकते हैं, बाकी इनको यूज नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी स्थिति में इनको यूज करोगे तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही लगेगा ना, तो ये ग्रेविटी कंट्रोल आपका काम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका नियंत्रण बल। अब आते हैं अगले बल पर। अगला बल है आपका अवमंदन बल। अवमंदन का मतलब होता है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी किसी इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, तीन तरीके की डैम्पिंग होती है। एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, दूसरी होती है अंडर डैम्पिंग, तीसरी होती है ओवर डैम्पिंग, ठीक है। पहले मैं आपको डैम्पिंग बता देता हूँ। डैम्पिंग क्या होता है कि जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, और इसकी जो रीडिंग है, मान लो इसको 5 तक जाना है, ठीक है, और ये अभी यहाँ पे 0 पे है, तो ये क्या होगी कि सीधी जाएगी यहाँ से, सीधी यहाँ से मूव करेगी और सीधी जाके यहाँ पे 5 पे रुकेगी। मान लो 5 सेकंड में ये, मतलब सॉरी 1 सेकंड में ये यहाँ पे हो गई, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। जब ये जो अपनी फाइनल पोजीशन है उसको मतलब यूनिफॉर्मली अचीव कर ले, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। ये आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर वो एक सुई यहाँ से सीधी जाके 5 पर रुकती है तो इसमें कौन सी डैम्पिंग का यूज होगा, तो इसमें बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है।
दूसरा अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में कि जैसे मान लो ये आपका 0 है और ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट, ये जो सुई है यहाँ से जब, ये जो सुई है आपकी जब यहाँ से जब जो हिलेगी तो 5 पे जाके नहीं रुकेगी, पहले पहले वो थोड़ी आगे जाएगी, फिर हिल के थोड़ी पीछे आएगी, फिर पीछे जाने के बाद थोड़ी सी आगे आएगी। तो मतलब ये क्या है, ऐसी ऐसी अपनी जगह पे हिलेगी, फिर उसके बाद अपनी जगह पे रुकेगी। इसको बोलते हैं हम अंडर डैम्पिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। और ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो, ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो ये सुई है आपकी, ये सुई जब यहाँ से चलेगी और जब यहाँ पे जाना होगा, तो मान लो नॉर्मल केसेस में मान लो इसको 1 सेकंड लग रहा था, तो ये क्या होगी, जब यहाँ से जाना स्टार्ट करेगी तो ये धीमे धीमे जाएगी, बहुत स्लो स्लो जाएगी। और जो इसका और डिलेड रिस्पॉन्स होगा। डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो इसकी फाइनल पोजीशन है उसमें पहुंचने में इसको लगेगा टाइम। तो इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। दोस्तों याद कर लो, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग। तो ये क्या है, अलग अलग वो होते हैं। तो हमें आप ये बताओ दोस्तों कि कौन सी हमें परिस्थिति इसमें सही है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि विच डैम्पिंग इज बेस्ट, मतलब इनमें से कौन सी डैम्पिंग होनी चाहिए, जो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। तो क्या ओवर डैम्पिंग होनी चाहिए? ओवर डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिले रिस्पॉन्स होगा, मान लो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपको 10-5 मिनट बाद पता चल रहा है कि 4 एम्पियर, तो ओवर डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए। अंडर डैम्पिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर अपनी जगह से ऐसे हिलते रहेगी तो आपको पता क्या चलेगा कि ये यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा या यहाँ पे रुकेगा। सबसे बेस्ट है अवमंदन बल में ये क्रिटिकल डैम्पिंग हमें यूज करना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए। तो अब होता क्या है कि अब ये क्रिटिकल डैम्पिंग जो है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग को अगर हमें चाहिए है, तो ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है। उस क्रिटिकल डैम्पिंग को लेने के लिए हमें एक डैम्पिंग फोर्स को लगाना पड़ता है। डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? अब इसमें हमने 2 टाइप के डैम्पिंग फोर्स होते हैं। एक होता है एडी करंट डैम्पिंग फोर्स और एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स। ये दोस्तों याद कर लो, ये डैम्पिंग फोर्स के टाइप है। अब एडी करंट डैम्पिंग फोर्स के भी एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है कि ये जहाँ पे स्लो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, स्लो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्लो की जगह पे अगर वीक मैग्नेटिक, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले में यूज कर सकते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं पीएमएमसी में। पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है दोस्तों? पीएमएमसी में होगी एडी करंट डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट यूज होती है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग। और एयर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड हो। वीक मैग्नेटिक फील्ड जैसे कहाँ पे होता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका मूविंग आयरन में। मूविंग आयरन का मतलब क्या होता है? चल लौह। चल लौह मतलब वाली जो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। और अगर आप इनमें अगर ये यूज कर देंगे, एडी करंट डैम्पिंग यूज कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखना कि कौन सी डैम्पिंग किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। और डायनामो टाइप जो मीटर होते हैं ना, डायनामो टाइप मीटर, तो उनमें भी ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। तो अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक संकेतन पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने में, जो मैं इसको हिलाना बोल रहा था, मूव करना बोल रहा था, उसका अच्छा शब्द है स्थानांतरित करने में किस बल की आवश्यकता होती है? तो हमें पता है कौन सा बल? विचलन बल। सही हो गया हमारा सवाल। अब ये इस सवाल के लिए देखो, मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, सारे कॉन्सेप्ट याद रखना। फोर्सेस पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सवाल आएगा, तो मुझे लगता है कि आप इस सारे सवालों को कर पाएंगे। अब आओ अगले सवाल पर। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? देखो अभी मैंने बताया डैम्पिंग बल की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि क्या होता है, जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा था, ये क्या, ये जो अपनी जगह से जो इसको जो हिल रही है, इसको बोलते हैं दोलन करना। दोलन करना, ठीक है, दोलन करती है, इसको बोलते हैं दोलन करना। तो इस दोलन को रोकने के लिए हमें डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? गति को तेज करता है? नहीं। विचलन की तेज कड़ी में काम करना? नहीं। उसकी शून्य स्थिति में लाता है? नहीं। शून्य स्थिति में कौन लाता है? अगर ये पूछता तो इसमें आएगा आपका नियंत्रक बल, क्योंकि नियंत्रक बल क्या है, आपको वहाँ पर रोकता है ना। अगर आपका इस डायरेक्शन में अगर आपका लग रहा है डिफ्लेक्शन फोर्स, और इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है कंट्रोलिंग फोर्स,
तो जब मान लो डिफ्लेक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये कंट्रोलिंग फोर्स क्या करेगा, आपके मीटर को सीधा जीरो की पोजीशन में ले आएगा। तो ये जो काम है ये करता है नियंत्रक बल, यानी कि कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स जो किससे होता है, अभी हमने पढ़ा था, एक तो होता है स्प्रिंग से, दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी से, मतलब गुरुत्वाकर्षण से। तो ये इसका सही आंसर होगा, दोलनों को कम करके सुई को नियंत्रित करता है। तो मुझे लगता है ये फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला है संट प्रतिरोधी सामग्री का नाम क्या है, देखिए इसको बोलते हैं मैग्निन। मैग्निन का तार हम यूज करते हैं। इसका काम जो है, ये आपकी जो रेंज है, ये रेंज जो है आपके मीटर की जो रेंज है, जैसे मान लो 1 मीटर है और उसकी जो रेंज है 0 से मान लो 10 वोल्ट है। अगर इसको आपको 0 से 100 वोल्ट का अगर आपको बनाना है तो इसमें हम यूज करते हैं मैग्निन के तारों का, मैग्निन के तारों का और मैग्नेटिक के संट का यूज करते हैं। मैग्निन की दोस्तों एक खासियत और है कि इसका जो ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध का ताप गुणांक, या इसको बोल सकते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बहुत ही कम होता है। इसका टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम इसको संट में यूज करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैग्निन के तार को संट में यूज क्यों किया जाता है, तो इसके आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो ताप गुणांक होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हम संट में इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सीटी के द्वितीयक को खुला रखा जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक तार ये होता है और इसमें अगर मान लो सीटी का अगर जो सेकेंडरी है, या आप मान लो हो गया आपका प्राइमरी, और जो सीटी का जो सेकेंडरी है प्राथमिक, और जो सीटी सेकेंडरी का सेकेंडरी, अगर इसको आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट नहीं किया तो इसमें क्या होगा कि द्वितीयक में क्या होगा कि बहुत ही बड़ा विभव जनरेट हो जाएगा, बहुत ही हाई वोल्टेज का यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वेरी हाई वोल्टेज हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपकी जो कुंडली है, एक तो पहला नुकसान तो ये कि अगर कोई भी ह्यूमन छुएगा तो उसको ह्यूमन शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। पहला तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इसकी जो सेकेंडरी की जो कॉइल है, यानी कि जो द्वितीयक की जो कॉइल है वो आपकी जल सकती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका यहाँ पे जो है वो बहुत हाई है। तो सीटी का द्वितीयक खुला क्यों, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सीटी का द्वितीयक की कुंडली जल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले जो 3 सवाल हैं वो हमारे ऊर्जा मीटर को लेकर हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा ऊर्जा मीटर है उसको हम क्या है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ऊर्जा मीटर आखिर में किस बला का नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले हम कर लेते हैं ऊर्जा मीटर को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर, और इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में एकल फेज को आप फेज बोल लो या चरण बोल लो, और एनर्जी को बोलेंगे ऊर्जा, और मीटर को मतलब मापक यंत्र, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आपको शक्ति और ऊर्जा में अंतर अगर पता ना हो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना। आधे लोगों को शक्ति और ऊर्जा में अंतर ही पता नहीं होता कि शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, दोनों को चीज़ें क्या लगती सेम लगती हैं। ये तो एक बार समझ लो शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि शक्ति और ऊर्जा में जो डिफरेंस है वो बेसिकली टाइम का होता है। जब शक्ति में हम गुणा करते हैं टाइम का तो हमारी ऊर्जा निकलती है, लेकिन फिर भी एक वो वीडियो डिटेल में देख लो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट हैं कौन कौन से। ठीक है, इसके सबसे पहला कंपोनेंट देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे पहले इसकी वर्किंग कंपोनेंट से पहले इसकी वर्किंग को एक बार देख लेते हैं, वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, जो हमारी जो मशीन है कभी भी किसी भी, ये मतलब यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप याद कर लो कि कभी भी किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमेशा 2 फोर्स की आवश्यकता होती है। हमेशा किसी भी मोटर में अगर आप देख लो, किसी भी जनरेटर में देख लो, 2 फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें 2 फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक हम यूज करते हैं पोटेंशियल कॉइल और एक यूज करते हैं हम करंट कॉइल। ठीक है,
तो ये कैसे यूज करते हैं, जो करंट कॉइल होती है ये सीरीज में होती है। जैसे मान लो आपका ये मान लो फॉर एग्जांपल लोड है, और ये मान लो ये आपका है लोड है, तो हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो हम करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट। सीरीज़ में यहाँ पे हम इसकी करेंगे सॉरी करंट कॉइल, इसको हम सीसी लिख देते हैं, और जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो हम इसको करेंगे इसके पैरेलल में करंट। वाट मीटर में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। वाट मीटर का अगर आपने सिंबल देखा हो तो वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें एक हो गई पोटेंशियल कॉइल, एक हो गई करंट कॉइल, ठीक है। दूसरी इसमें क्या होती है कि यहाँ पे एक होता है आयरन कोर। आयरन कोर जहाँ पे यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक इसमें होती है डिस्क। डिस्क जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे लाल कलर से बना देता हूँ, ये जो लाल कलर की एक डिस्क होती है ये क्या है, अपनी जगह पे रोटेट करती है, और ये क्या है, सुई पे टंगी होती है, स्पिंडल इसको बोल सकते हो आप, सुई। तो आपने वो देखा कृष्ण भगवान का जो चक्कर होता है वो उंगली में जो घूमता है गोल 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 गोल, उसी तरीका का आप मान लो कि ये आपकी एक स्पिंडल है, यहाँ पे जो स्पिंडल है और उस पर क्या है, ये आपकी डिस्क घूमती है। तो ये मेन कंपोनेंट है ये कि पोटेंशियल कॉइल जो आपके इसके लोड के अक्रॉस कनेक्ट होती है। करंट कॉइल जो है वो आपके सीरीज़ में कनेक्ट होती है। सीरीज़ का मतलब होता है श्रेणी में, आपको पता होगा। और जो इसको बोलते हैं पैरेलल, या पैरेलल बोल लो या अक्रॉस बोल लो, इसको बोल लो समांतर में कनेक्ट होती है, ठीक है, ये है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल देखो क्या है दोस्तों, कि जब क्या होता है कि जब मान लो लोड से यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, ये एनर्जी मीटर हमने यहाँ पे मान लो कनेक्ट कर दिया लोड में, ये आपका हो गया एनर्जी मीटर, और ये मान लो आपका है लोड, ठीक है। अब मान लो हमने इसमें कर दिया कनेक्ट, तो अभी क्या होगा कि करंट जो पोटेंशियल कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है, और करंट कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा दोनों से कि इसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स क्या करता है, जो आपकी एल्यूमिनियम की जो डिस्क है, याद कर लो एल्यूमिनियम की होती है वो डिस्क, एल्यूमिनियम की डिस्क में इसमें कौन सा फोर्स लगता है, इसमें लगाते हैं हम एडी करंट फोर्स। ये भी याद कर लो कि कौन सा फोर्स इसमें यूज होता है, एडी करंट फोर्स इसमें यूज होता है। तो एडी करंट फोर्स जब इसमें लगेगा तो ये आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो करने लगती है रोटेट। रोटेट करने से मतलब हिंदी में बोल दिया घूमने लगती। तो ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब देखो जनरली इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछाते। एक चीज़ आप इसमें याद कर लो कि जो स्पीड होती है, मतलब जो इसकी गति होती है, ये याद कर लो, वो प्रोपोर्शनल टू होती है शक्ति के। शक्ति क्या होती है, शक्ति जो होती है वो होती है वोल्टेज गुणा करंट, उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी रीडिंग होती है, रीडिंग का मतलब जो इसकी जो रिवॉल्यूशन जो होते हैं, रिवॉल्यूशन का मतलब जो घूर्णन की जो संख्या होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा के। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि स्पीड में जब आप टाइम का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, घूर्णन की संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे भी टाइम का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी मीटर में गति किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं वोल्टेज, करंट, शक्ति, ऊर्जा। तो आप इसको याद रखो, इसमें शक्ति है और जो घूर्णन की जो संख्या है वो ऊर्जा के प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों ये तो काम कैसा करता है इसका बेसिक मैंने कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा बता दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सवाल में जो कभी कभी पूछा जाता है वो बोलते हैं एरर इन एनर्जी मीटर, मतलब त्रुटि क्या होती है। मतलब जो आपका ऊर्जा मापी जो यंत्र है, इसमें 2 टाइप की त्रुटि होती हैं, उनको सुधारा कैसे जाए उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो 2 टाइप की त्रुटि होती है, एक तो होती है घर्षण की त्रुटि, ठीक है, और दूसरी होती है क्रीपिंग। घर्षण इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एरर, ठीक है, और एक होती है रेंगने की त्रुटि। रेंगने का मतलब होता है जैसे सांप रेंगता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर, ठीक है। तो घर्षण की त्रुटि में क्या होता है, घर्षण में क्या होता है कि जैसे मान लो घर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जब एक चीज़ दूसरे चीज़ पे घूमती है तो वो ढंग से घूम नहीं पाती, मतलब उसमें जो एक दूसरे से चीज़ें रगड़ के चलती हैं ना, रगड़ने की वजह से क्या है कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है। फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से क्या होता है, घूम नहीं पाती। तो इससे मीटर में क्या दिक्कत आती है, मीटर में दिक्कत ये आती है, जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने मीटर लगा दिया।
अब मान लो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि जब जो घर्षण का जो प्रभाव होगा, घर्षण के प्रभाव से क्या होगा कि जो आपकी डिस्क है, वो जो डिस्क है और जो एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो क्या है, आपकी घूमेगी ही नहीं। एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो आपकी रोटेट ही नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो बंदा है, बिजली तो यूज कर रहा है। इसका यूज क्या होता है, इसका काम होता है बिजली का बिल निकालने में। जो घर में जो बिजली का बिल, जो अभी तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, आजकल तो डिजिटल यूज होते हैं, लेकिन इसका जो पहले देखा होगा डायल होती थी बिजली का बिल निकालने में। तो यहाँ पे बिजली का बिल तो बिजली तो वो चला रहा है, लेकिन क्या है कि फ्रिक्शन एरर की वजह से क्या होता था कि बिजली का बिल मीटर पड़ ही नहीं पाएगा। तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते थे, पहले कुछ लोग अपनी जुगाड़ बताते थे कि ये एनर्जी मीटर के पास एक बड़ी सी मैग्नेट रख दो तो बिजली का बिल कम हो जाता था। दोस्तों ये बात सही थी। अगर आपका इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर जाता था तो आपके बिजली का बिल कम हो जाता था। तो इसको आप सुधारेंगे कैसे, इसका सुधारना कैसे है? तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेडिंग रिंग का यूज करते हैं। शेडिंग रिंग का हम इसमें यूज करते हैं। तो उस शेडिंग रिंग से हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी मीटर को, और ये शेडिंग रिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम पोटेंशियल कॉइल में। दोस्तों आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसा सीधा सवाल आ जा सकता है कि एनर्जी मीटर में घर्षण की त्रुटि को सुधारने के लिए क्या करते हैं? उसमें एक ऑप्शन होगा कि शेडिंग रिंग को पोटेंशियल कॉइल में यूज करते हैं, पोटेंशियल कॉइल में यूज कर सकते हैं, करंट कॉइल में यूज करते हैं, या कोई दो ऑप्शन और दे देंगे। तो इसमें देखो क्या है कि ये आपका है पोटेंशियल कॉइल। तो इस पोटेंशियल कॉइल में क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एक रिंग लगा देते हैं कॉपर की, इंगेजमेंट टाइप की, उसको बोलते हैं शेडिंग रिंग। और इस शेडिंग रिंग का काम क्या होता है? शेडिंग रिंग का काम होता है कि जो आपकी जो फ्रिक्शन से जो एरर आ रही है उसको रोकना। ठीक है। अब दूसरी कमी देखते हैं, रेंगने की जो एरर है, यानी कि क्रीपिंग एरर है। तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी इसके कई कारण हैं कि जब मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने ये रिंग लगा दी, आपने जो रिंग लगा दी। अब रिंग की वजह से क्या होगा, शेडिंग रिंग की वजह से क्या है कि अब आपका पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया। आप बिजली वाले कंपनी हो, शेडिंग रिंग लगा दी। शेडिंग रिंग में क्या है कि मान लो जो इंस्ट्रूमेंट है और ये यहाँ पे मतलब कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि बंदा जो है वो बिजली खा ही नहीं रहा है, मतलब कंजम्पशन वो है 0। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो बिजली का जो बिल है वो बराबर धड़ाधड़ आते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रेंगने की एरर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है ना, जो मैंने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे जो है, तो ये क्या है, ये घूमती रहती है विदाउट करंट के। करंट जब बहुत कम हो, उसके करंट कम होने की कैपेसिटी में भी जो आपकी डिस्क है वो क्या है, घूमती रहती है। तो इसको बोलते हैं आपको रेंगने की एरर की, मतलब फालतू में रेगे जा रहा है। जब भैया हम बिजली नहीं खा रहे हैं तो तुम क्यों रेग रहे हो? तो इसमें और भी कारण है। एक तो शेडिंग रिंग है, दूसरा कारण है जैसे मान लो अगर ओवर वोल्टेज हो गया, कभी कभी ओवर वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो ये रेंगने की दिक्कत आ जाती है। अच्छा, इसको सही कैसे करते हैं? सही करने का तरीका ये है कि जो इसकी जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है ना, एल्यूमिनियम डिस्क में क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 छेद कर देते हैं, 2 होल्स कर देते हैं, 2 छेद कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही अगर मान लो ये अपने मन से अगर रेंगने भी लगा, तो जैसे ही ये थोड़ा सा आधा सा घूमेगा तो यहाँ पे क्या, मेटल ख़त्म हो गया, तो अब रेंगना इसका यहाँ पे इस जगह पे बंद हो जाएगा। तो इसमें रेंगने की वजह से इसको हम कर देते हैं ये। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट और होती है इस जगह पे, एक जो जहाँ पे मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, इस जगह पे एक मैग्नेट और होती है जिसको बोलते हैं ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट का मतलब होता है कि इसको रोकने का जो काम करती है वो ब्रेक मैग्नेट करती है। तो ये क्रीपिंग एरर में क्या होता है, जब वो जो छेद के पास जब ब्रेक मैग्नेट टकरा जाती है तो आपकी जो है, जो रोटेशन जो हो रहा है वो आपका, और जो घूर्णन जो हो रहा है, हिंदी में बताऊं तो जो घूर्णन है वो रुक जाता है। तो ये ब्रेक मैग्नेट भी इसका एक कंपोनेंट है। तो ये भी आप याद कर लो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, ब्रेक मैग्नेट, पोटेंशियल कॉइल, आयरन कोर, स्पिंडल, और ये डिस्क होती है एल्यूमिनियम की, और करंट कॉइल। दोस्तों देखो जो मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपको बच्चों जैसा लिखवाया जाए। इस वीडियो को देखें, पॉज करें, थोड़े थोड़े नोट्स बना लें, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ
कि इतना सुनने के बाद एनर्जी मीटर में कोई चीज़ बचती नहीं है जो आपके पेपर से बाहर आ सके, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके चल रहा हूँ। तो नोट्स वो दोस्तों थोड़े थोड़े बनाते रहिएगा। अब हम इनके सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला सवाल है कि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती रहती है, फालतू में घूमती रहती है, कौन सी त्रुटि हुई दोस्तों? रेंगने की त्रुटि, बहुत सही। अब अगले क्वेश्चन पर आओ कि ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव नहीं, रासायनिक प्रभाव नहीं, स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, प्रेरण का प्रभाव। मैंने बताया था ना कि एडी करंट का फोर्स लगता है, और एडी करंट का फोर्स किस लिए लगता है? दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन थे, दो चुंबकीय फील्ड के इंटरेक्शन से। और दो चुंबकीय फील्ड कहाँ से आते हैं? एक तो आता है आपका करंट कॉइल से, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, दूसरा आता है आपका पोटेंशियल कॉइल से। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? तो ये इसका आंसर देखो आप, प्रेरण प्रभाव। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? रेंगने की त्रुटि का जो अभी बताया, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। व्यास के विपरीत का मतलब ये है कि जैसे ये चकत्ती आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है, तो एक है, एक यहाँ पे करेंगे। अगर आपने एक है और एक यहाँ पे कर दिया तो ये गलत है। व्यास के विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब करते हैं यंत्रों में संवेदनशीलता की क्या इकाई है दोस्तों? बहुत ही टाइम हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो सेंसिटिविटी को हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सेंसिटिविटी को जो यूनिट होती है, सेंसिटिविटी को रिप्लेस करते हैं 1/फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है ये ओम/वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो अभी कि जिसका सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है। तो इसका आंसर होगा ओम/वोल्ट। सेंसिटिविटी का यूज क्या है? सेंसिटिविटी का यूज जो होता है वो होता है लोडिंग इफेक्ट में। मतलब अगर मान लो आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो आपका जो लोडिंग इफेक्ट है वो क्या होगा? कम होगा। और अगर सेंसिटिविटी कम है तो आपका जो लोडिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर आपको लोडिंग इफेक्ट के बारे में नहीं मालूम है तो वीडियो में एक बार डिस्क्रिप्शन में लिख दो, मैं एक लोडिंग इफेक्ट पे बहुत ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दूंगा। लोडिंग इफेक्ट आपकी आँखों, जो आपकी जो प्यारी प्यारी जो आँखें हैं ना, इन प्यारी प्यारी आँखों के सामने आपको लोडिंग इफेक्ट दिखेगा कि लोडिंग इफेक्ट हो क्या रहा है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को लोडिंग इफेक्ट के कम करने के लिए बहुत हाई सेंसिटिविटी वाला हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है लोडिंग इफेक्ट कम करने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? मापक यंत्रों पर लोडिंग इफेक्ट का कौन सा पैरामीटर? वही चीज़ जो आगे जो अभी हम समझा रहे थे कि उच्च संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी को क्या बोलेंगे? संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी देखो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग को माफ़ कर दीजिएगा बकाया, नहीं तो मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज की कुछ यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ चाहिए, साथ में उनका जो है वीडियो डिस्कशन चाहिए, डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चाहिए, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वेबसाइट पर जाइए, आपको ऐसी पिछले कई दिनों की, पुराने दिनों की आपको क्विज मिल जाएगी। उन सारे क्विज़ को सॉल्व कीजिए, उनके वीडियो को देखिए और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एकदम पक्का कर लीजिए। पक्का रटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपके डाउट को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करूंगा। रटने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप 10 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल के वीडियो में।